BA 4th Semester Economics Unit 4th. Functions of a Central Bank, Quantitative and Qualitative Methods of Credit Control, Bank Rate Policy, Open Market Operations, Variable Reserve Ratio and Selective Methods, Role and Functions of the Reserve Bank of India, Objectives and Limitations of Monetary Policy with special reference to India. Definitions of Central Bank. सेंट्रल बैंक की समय समय पर अनेकों डेफिनेशंस दी गई हैं। ये वेरियस डेफिनेशंस सेंट्रल बैंक के अलग अलग कामों पर बेस है। वेरियस डेफिनेशंस सेंट्रल बैंक के डिफरेंट फंक्शंस पर बल देती है। सेंट्रल बैंकिंग से मतलब उस बैंकिंग सिस्टम से है जिसके अंदर किसी एक बैंक को करेंसी सर्कुलेशन का पूरा या बाकी राइट्स प्राप्त होता है। हॉटरी एंड क्राउदर के शब्दों में, सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक है क्योंकि वह अन्य बैंकों के लिए अंतिम उधार देने वाला का काम करता है। इंटरनेशनल पेमेंट्स बैंक के अनुसार, सेंट्रल बैंक वह बैंक है जो देश में करेंसी और क्रेडिट करेंसी इशू करता है। इस प्रकार सेंट्रल बैंक की ज्यादातर डेफिनेशंस इसके करेंसी और क्रेडिट के नियमन के फंक्शंस पर बेस है। केंट के शब्दों में, सेंट्रल बैंक को एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जिसे पब्लिक इंटरेस्ट में मनी की क्वांटिटी के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का काम दिया गया है। इस प्रकार अबव डेफिनेशंस में सेंट्रल बैंक के वेरियस फंक्शंस का जिक्र है, जबकि रियलिटी में सेंट्रल बैंक के फंक्शंस अबव डिस्क्राइब्ड फंक्शंस से कहीं ज्यादा लंबा चौड़ा है। सेंट्रल बैंक देश की मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम का हेड होता है और वह पब्लिक इंटरेस्ट और पूरे देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखकर काम करता है। प्रोफेसर सीजाज ने सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दी है। सेंट्रल बैंक का बिजनेस कमर्शियल बैंक्स को इस प्रकार कंट्रोल करना होता है जिससे स्टेट की जनरल मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ावा मिल सके। फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक वह एजेंसी है जिसके माध्यम से स्टेट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक को कई काम सौंपे गए हैं। वे इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू। करेंसी पर कंट्रोल सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल बैंक को नोट जारी करने का मोनोपोली प्राप्त है। किसी दूसरे बैंक को नोट जारी करने की परमिशन नहीं है। नोट सबसे इफेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हैं और कानून द्वारा लीगल टेंडर के रूप में डिक्लेयर किए गए हैं। सेकंड इज इट इज द बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक बैंकर के बैंक के रूप में काम करता है। दूसरे सभी बैंकों को सेंट्रल बैंक में खाते रखने और अपनी डिपॉजिट्स का एक सर्टेन % अपने पास रखने की आवश्यकता होती है। सेंट्रल बैंक देश के बैंकिंग रिजर्व्स का कस्टोडियन है। जब भी आवश्यक हो, यह एक्सचेंज बिल की रीडिस्काउंटिंग और अप्रूव्ड कमर्शियल पेपर्स के बदले दूसरे बैंकों को भी पैसा उधार देता है। सेंट्रल बैंक आखिरी उपाय का उधार देने वाला है क्योंकि देश की मनी सप्लाई उसके कंट्रोल में है। थर्ड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक सरकार के बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में काम करता है। गवर्नमेंट बैलेंस इसके पास रखी जाती है और यह सरकार को शॉर्ट टर्म लोन देता है जिसे वेज और मीन्स एडवांस के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल बैंक पब्लिक डेट का मैनेजमेंट भी करता है। पब्लिक फाइनेंस और मॉनेटरी मामलों के बीच क्लोज रिलेशन के कारण सेंट्रल बैंक हर जगह सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। फोर्थ इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। फर्स्ट क्लास के बिलों की रीडिस्काउंटिंग करके या सेंट्रल बैंक से अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज पर एडवांस लेकर दूसरे बैंक कम से कम पॉसिबल सूचना पर अपने कैश रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ इज कंट्रोल्स द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। लोन की वॉल्यूम कमर्शियल बैंकों की लेंडिंग पॉलिसी पर डिपेंड करती है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों की लेंडिंग पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सेंट्रल बैंक मुख्य रूप से 3 तरीकों से क्रेडिट की वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। बैंक रेट को बदलकर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में एंगेज होकर और मेंबर बैंक्स के रिजर्व रेशियो को अलग करके। सिक्स्थ इज मेंटेनिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी। गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर देशों को इसके मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल बैंक पर डिपेंड रहना पड़ता था। मैनेज्ड पेपर करेंसीज के अंदर सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और एक्सचेंज कंट्रोल ऑपरेशंस का चार्ज होता है। सेवेंथ इज मिसलेनियस फंक्शंस। सेंट्रल बैंक कुछ दूसरे काम भी करता है। ये रिसर्च जारी रखने के लिए एक स्किल्ड वर्कर्स अपॉइंट करता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स 2 प्रकार के इक्विपमेंट हैं जिनका यूज किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा इकोनॉमी में मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है।
उन्हें समझाने के लिए यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं। डिफरेंट सेक्टर्स या क्रेडिट के उपयोग के बीच डिस्क्रिमिनेशन किए बिना क्वांटिटेटिव मेथड्स बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट की ओवरऑल वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं। वे नेचर में इनडायरेक्ट और इम्पर्सनल हैं, और उनका उद्देश्य इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। क्वालिटेटिव मेथड्स को सिलेक्टिव मेथड्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे स्पेसिफिक टाइप के लोन्स या बोरोअर्स को टारगेट करते हैं और इकोनॉमी में क्रेडिट के एलोकेशन या डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मीनिंग ऑफ बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट को उस इंटरेस्ट रेट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जो एक सेंट्रल बैंक द्वारा किसी कमर्शियल बैंक को लोन्स देते या देते समय लिया जाता है। कोई बैंक किसी देश के सेंट्रल बैंक से पैसा उधार ले सकता है यदि उसके पास पैसा इनसफिशिएंट है। भारत के मामले में सेंट्रल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक होगा। उधार का डिस्पोजल उस देश की मॉनेटरी पॉलिसी के बेस पर किया जाता है। सरल शब्दों में, बैंक रेट वह रेट है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के कमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है। रिपर्चेस पर कोई अकेला समझौता नहीं है जिसे बिना किसी कोलैटरल को तैयार या सहमत किया जाएगा। आरबीआई कोलैटरल की मौजूदगी के साथ शॉर्ट टर्म लोन की परमिशन देता है। इसे रेपो रेट भी कहा जाता है। भारत में बैंक रेट का इवैल्यूएशन आरबीआई द्वारा किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन कंटिन्यूअस बेसिस पर मनी सप्लाई और क्रेडिट कंडीशंस को रेगुलेट करने के उद्देश्य से सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी द्वारा सरकारी सिक्योरिटीज और कभी कभी कमर्शियल पेपर की कोई भी खरीद और बिक्री है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज सरकारी सिक्योरिटीज की कीमतों को स्टेबल करने के लिए भी किया जा सकता है, एक ऐसा पर्पस जो कई बार सेंट्रल बैंक की क्रेडिट पॉलिसीज के साथ स्ट्रगल करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के दो टाइप्स, कंट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी फंक्शंस हैं। कंट्रैक्शनरी फंक्शन किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम कर देता है, जबकि एक्सपेंशनरी फंक्शन मनी सप्लाई को आसान बना देता है। वेरिएबल रिजर्व रेशियो एंड सेलेक्टिव मेथड्स। वेरिएबल रिजर्व रेशियो हाल के दिनों में सेंट्रल बैंकों द्वारा यूज की जाने वाली क्रेडिट कंट्रोल की एक न्यू मेथड है। वेरिएबल रिजर्व रेशियो डिवाइस इस फैक्ट से जनरेट होता है कि सेंट्रल बैंक एक बैंकर बैंक के रूप में कमर्शियल बैंकों के कैश रिजर्व्स का एक हिस्सा रखना चाहिए। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एक क्वालिटेटिव टूल्स है जो क्रेडिट को बैंड करता है और प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स के लिए इसका एक्सपेंशन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि धन का यूज केवल प्रोडक्टिव और बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए किया जाए। रोल एंड फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सेंट्रल बैंक है। यह नेशनल करेंसी इंडियन रूपी से संबंधित मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। आरबीआई के बेसिक फंक्शन करेंसी जारी करना, भारत में मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाए रखना, करेंसी का ऑपरेशन करना और देश की क्रेडिट सिस्टम को बनाए रखना है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई के पास वेरियस फंक्शंस हैं। सम ऑफ देम इंक्लूड फर्स्ट इज मॉनेटरी अथॉरिटी। ये देश के लिए डिजाइन की गई मॉनेटरी पॉलिसीज की प्लान्स और सुपरवाइजर्स करता है। इसके पीछे पर्पस ये है कि हर पॉलिसी को ग्रोथ के आइडियाज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाना चाहिए और साथ ही प्राइस स्टेबिलिटी भी बनाए रखनी चाहिए। सेकंड इज फाइनेंशियल सिस्टम सुपरवाइजर। यह उन पैरामीटर्स को डिजाइन करता है जिनके अंडर देश के सभी बैंकों को काम करना चाहिए। इसका मेन एम देश की फाइनेंशियल सिस्टम में जनरल पब्लिक का विश्वास बनाए रखना और उन्हें कॉस्ट फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड करना है। थर्ड इज फॉरेन एक्सचेंज। देशों के बीच होने वाली सभी फॉरेन एक्सचेंज का रखरखाव और देखभाल आरबीआई द्वारा की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फॉरेन ट्रेड आसान हो सके और फॉरेन मार्केट भी बना रहे। फोर्थ इज इश्यूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई वह अथॉरिटी है जो नोट जारी करता है, पुराने नोटों को डिस्ट्रॉयज करता है और ये तय करता है कि कौन सी करेंसी लोगों के बीच सर्कुलेशन के लिए सही है। आरबीआई से सलाह लेने के बाद नोटबंदी की गई और 2000 के नए नोट सर्कुलेशन में आए। फिफ्थ इज डेवलपमेंट। वेरियस नेशनल प्रोजेक्ट्स को आरबीआई द्वारा फंडेड किया जाता है। ये देश के डेवलपमेंट को अपना ऑब्जेक्टिव मानता है और नेशनल इंटरेस्ट में वेरियस प्लेसेस पर इन्वेस्ट करता है। Objectives and limitations of monetary policy with special reference to India. मॉनेटरी पॉलिसी का यूज फेडरल रिजर्व द्वारा देश में बेरोजगारी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए किया जाता है।
प्राइसेस, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और डिमांड को इन्फ्लुएंस करना जरूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी को फेड द्वारा रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फेडरल फंड्स रेट, डिस्काउंट रेट्स एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना दूसरा ऑब्जेक्टिव है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म और मॉडरेट इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ावा देना तीसरा ऑब्जेक्टिव है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ावा देती है और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को धीमा कर देती है। लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की एक बड़ी लिमिट यह है कि यह इकोनॉमी के नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करने में काबिल नहीं है। मॉनेटरी फ्रंट के अलावा दूसरे काम भी हैं जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। Some other limitations of the monetary policy in India are given below. First is, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के संबंध में लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है। सेकंड is, वस्तु की प्राइस को कंट्रोल करने में कम इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड is, मॉनेटरी पॉलिसी कैशलेस इकोनॉमी को एनकरेज करने और बैंकों की डिपॉजिट बढ़ाने में काबिल नहीं है क्योंकि भारतीय लोग कैश लेन देन में अधिक इंटरेस्ट रखते हैं। फोर्थ is, भारत में मॉनेटरी पॉलिसी की एक और बड़ी लिमिट यह है कि मनी मार्केट इतना डेवलप नहीं है जो इकोनॉमी के कामकाज में नेगेटिव रोल निभाता है।